हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का पुनः स्वागत है पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि हम लोग अपनी फाइनल ईयर की क्लास में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें हम अपना फर्स्ट यूनिट एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी की कंटिन्यूशन में फर्स्ट यूनिट का आज का जो हमारा चैप्टर है वह है अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम। हमारे इस कोर्स में मोस्टली दो उपागमों की बात की गई है। पहला है आदर्शवादी उपागम यानी आइडियलिस्टिक अप्रोच, और दूसरा है यथार्थवादी उपागम यानी रियलिस्टिक अप्रोच। हम आज के अपने इस एपिसोड में आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम यानी आइडियलिस्टिक अप्रोच की बात करेंगे। आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदर्शवादी उपागम या आदर्शवादी दृष्टिकोण के जो बीज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले हमें दिखते हैं वह फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख समर्थक कॉन्डरसैंड, वुडरो विल्सन, बटनफील्ड, बर्नार्ड रसल आदि है। और ये जो धारणा है, ये जो कंसेप्ट है, ये अहिंसा और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित कंसेप्ट है। यानी इस अप्रोचेज के समर्थकों का मानना है कि संसार में हमेशा ही अहिंसा के आधार पर लोगों में रिलेशन होने चाहिए और युद्धों को पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। इस सिद्धांत की मूल मान्यता मानव स्वभाव को एक आदर्श रूप में मानकर की गई है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक अच्छा और सहयोगी प्रवृत्ति का प्राणी रहा है। वह हमेशा एक दूसरे की मदद करने की इच्छा रखता है। उसने आपस में सहयोग करने की भावना को विकसित किया है और इसी कारण मनुष्य समाज का इतना विकास संभव हो सका है। इसके समर्थक ये भी मानते हैं कि मनुष्य में युद्ध की भावना और संघर्ष की भावना स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि ऐसी संस्थाओं के विकास के कारण आ जाती है जो कि राज्य में कहीं न कहीं संघर्ष को पैदा करती है। इसके समर्थक युद्ध को हमेशा ही एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ही खराब बताते हैं और इनका यह भी मानना है कि युद्धों को रोकना असंभव नहीं है। संस्थाओं में सुधार करके युद्धों को रोका जा सकता है और युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसका हल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही खोजा जा सकता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि विश्व के सभी समाजों को अपने आप को इस तरह से संगठित रखना चाहिए कि उनमें युद्ध की भावना पनप ही ना पाए और इस तरह से युद्धों को रोका जा सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी उपागम का जो मूल बेसिस है वह नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि संसार में शांति व्यवस्था और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाना चाहिए और दंड नीति यानी मसल पावर को हमेशा ही हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वह मूल रूप से नैतिकता पर ही आधारित है। आप जिस तरह से देख पा रहे हैं कि
हमेशा ही इस सिद्धांत के समर्थक नैतिक मूल्यों पर बल देते हैं और वो चाहते हैं कि राज्यों में अच्छे संबंध डेवलप हो जाएं, वहाँ पर शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि सहयोग के आधार पर उनमें अच्छे संबंधों की आवश्यकता पे बल दिया गया है। साथ ही आपसी भेदभाव को खत्म करके परस्पर सहयोग से ही विकास संभव होगा, ऐसे इस सिद्धांत की मान्यता है। दूसरी, ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि वर्तमान में सभी देशों को आपस में जो एक पावर का कंपटीशन है, शक्ति और प्रतिस्पर्धा जो देशों में बन गई है, उसको छोड़कर शांति और नैतिकता पर आधारित सरकार बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए। तीसरी चीज, इस सिद्धांत को मानने वाले जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि युद्धों को रोकना असंभव नहीं है, युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए अच्छे कानूनों का निर्माण करके, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करके इन युद्धों को रोक देना चाहिए। साथ ही ये आपसी हथियारों की जो होड़ है, जो कंपटीशन है, उसको समाप्त करने पर भी जोर देते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि विश्व में हथियारों की जो होड़ है, अच्छे से अच्छे हथियार बनाने का जो कंपटीशन है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके युद्ध को आमंत्रण देता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस सिद्धांत के समर्थकों ने कही है वह ये है कि किसी भी देश में निरंकुश प्रवृत्तियों या निरंकुश सरकारों पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी देश में हिटलरशाही होगी, निरंकुश शासन तंत्र होगा, तो ऐसा शासन तंत्र कभी भी विश्व शांति के लिए काम नहीं कर सकता। अतः निरंकुश तंत्र को रोककर प्रजातांत्रिक सरकार पे जोर देने की बात इसमें की गई है। साथ ही एक आदर्श विश्व की कल्पना करते हुए इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि एक ऐसे विश्व का निर्माण होना चाहिए जहां पे हिंसा, शक्ति और संघर्ष का कोई स्थान ना हो, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज के समाज का और आज के जो विश्व का निर्माण जो हुआ है वह शक्ति और युद्धों द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि राज्य नाम की संस्था सहयोग पर एक क्रमिक विकास करते हुए वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर पाई है। तो इस प्रकार अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये सिद्धांत पूर्ण रूप से एक नैतिक सिद्धांत है और ये आशा करता है कि मानव जाति आपस में संघर्ष को टालकर, हिंसक प्रवृत्तियों को छोड़कर विकास करे, सहयोग पर आधारित विकास होना चाहिए। इस सिद्धांत के बहुत से बिंदुओं को लेकर इसकी आलोचना भी की गई है। क्रिटिसिज्म इस सिद्धांत का बहुत हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन नैतिकता आजकल केवल किताबों में ही रह गई है। मॉरलिटी जो है वह कहीं भी दिखाई नहीं देती है। यह एक यथार्थ है। यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा काल्पनिक हो गया है ना, जिसका वास्तविक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उन्होंने कल्पना की है कि इस तरह से मनुष्य को सहयोग की भावना पे चलना चाहिए या हिंसा को त्याग देना चाहिए, अगर हम वर्तमान वैश्विक परिदृश्य पर एक दृष्टि डालें तो हमें लगता है कि ऐसा एकदम से संभव नहीं है, क्योंकि यथार्थ कुछ और है।
नैतिकता पर बहुत ज़्यादा जोर देने के कारण ये सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि नैतिकता के साथ ही वर्तमान विश्व में एक राज्य को, एक देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष और शक्ति को भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि संघर्ष और शक्ति का भी किसी भी देश के डेवलपमेंट में एक विशेष योगदान आज के संदर्भ में हम देख सकते हैं। तीसरा जो आलोचना का बिंदु है वह यह है कि इस सिद्धांत में बहुत ज़्यादा आदर्शवादिता थोप दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम लोग भी जानते हैं कि आज केवल आदर्शवाद पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वाइव नहीं किया जा सकता, बल्कि जो यथार्थ में उसके वास्तविक तत्व हैं, शक्ति, युद्ध आदि, इनको कहीं न कहीं हमें किसी न किसी रूप में अपनाना ही पड़ेगा, वरना यह सिद्धांत एक कोरी कल्पना बन के रह जाएगा। इस तरह से अगर हम कंक्लूजन में देखें तो हम देखते हैं कि इस उपागम में बहुत सारी कमियां हैं, किंतु ये भी एक फैक्ट है कि ये सिद्धांत मानव जाति के लिए कहीं न कहीं लाभकारी है, क्योंकि किसी भी मानव के लिए नैतिकता और जो हिंसक प्रवृत्तियों का त्याग जो है वह उसके विकास और सहयोग में, साथ ही विश्व कल्याण में बहुत ही लाभकारी होता है। हालांकि हम जानते हैं कि वर्तमान संदर्भ में इसे लागू करना बहुत कठिन है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए यह यूजफुल है, हितकर है। अगर आप अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेम चीज़ है इसमें, इंटरनेशनल रिलेशन में इस जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, एंड देन इसकी हिस्ट्री है कि कब से ये सिद्धांत, ये जो अप्रोच है अस्तित्व में आया है इन 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके जो मेन टेनेंट्स हैं या जो मूल मान्यताएं हैं वह इसमें हम देख सकते हैं। मेंटेनेंस में आप देखिए कि इसमें दिया गया है यूनिवर्सल एथिक्स, उसके बाद पीस इज़ बेटर देन वॉर, वही कि हमेशा ही जो शांति है वह युद्ध से बेहतर होती है, क्योंकि शांति में डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में। एंड देन हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट्स, पीपल आर गुड, हमेशा ही मानव स्वभाव पर यह जोर दिया गया है कि मानव स्वभाव स्वाभाविक रूप से मनुष्य हमेशा ही अच्छा होता है, सहयोगी प्रवृत्ति का होता है। द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, एंड देन इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो क्रिटिसिज्म में बताया गया है कि किस तरह से ये सिद्धांत अच्छा होते हुए भी, है ना, आज के टाइम में व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली हम आज के विश्व में इसको स्थापित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन है। तो आप लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि आज का ये जो चैप्टर है बड़ा ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम रियलिस्टिक अप्रोच के चैप्टर के साथ वापस रूबरू होंगे।
तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।